नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन अंक 1। आषाढ़ का एक दिन एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं श्री मोहन राकेश जी। इस नाटक में मुख्य पात्रों के रूप में कालिदास और मल्लिका है, जो इस नाटक के नायक और नायिका हैं। उसके अलावा अंक 1 में जिन जिन पात्रों का समावेश किया गया है, हम उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कालिदास और मल्लिका जो नायक और नायिका हैं, वो तो है ही। उसके अलावा मल्लिका की माँ अंबिका, जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन मल्लिका जो कि भावनाओं में बहने वाली इंसान है, वहीं उसकी माँ अंबिका एक बहुत ही व्यवहारिक और वास्तविकता पर चलने वाली स्त्री है। जब वह देखती है कि उसकी बेटी भावनाओं में बहकर अक्सर गलत फैसला ले लेती है, तो उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। वह बार बार उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, परंतु मल्लिका उसकी बात कभी भी मानती नहीं है। कालिदास वैसे तो इस नाटक का नायक है, लेकिन वो एक बहुत ही स्वार्थी और आत्मकेंद्रित व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। वह जानता है कि मल्लिका उससे निस्वार्थ भाव से प्यार करती है और वह उसके सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती है। मल्लिका यह भी जानती है कि कालिदास के साथ घूमने की वजह से गांव में मल्लिका पर काफी उंगलियां उठ रही है। कालिदास भी यह बात जानता था, लेकिन फिर भी वह मल्लिका के लिए कुछ भी नहीं करता था। इसके अलावा पात्र है अग्निमित्र, जो कि एक ग्रामीण है, जो कि अंबिका का मददगार है। मल्लिका के पिता की मृत्यु कुछ 2 साल पहले महामारी की वजह से हो गई थी। तब से अंबिका के स्वभाव की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से ग्रामीण लोग अक्सर उसकी मदद किया करते थे। उसके अलावा एक और ग्रामीण है निक्षेप, जो कि मल्लिका और अंबिका का हितैषी है और वह हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचता है। मल्लिका का काफी अच्छा दोस्त भी है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पात्र हमारे पास है विलोम। विलोम कालिदास का बिल्कुल अपोजिट है। विलोम भी मल्लिका को बहुत पसंद करता है, लेकिन वह जानता है कि मल्लिका उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है। यह जानने के बावजूद भी वह हमेशा मल्लिका के अच्छे के बारे में ही सोचता है और वह हमेशा अंबिका से मल्लिका के बारे में ही बात करता है। वह बार बार अंबिका को चेतावनी देता है कि कालिदास जो है वह केवल मल्लिका का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अंबिका और विलोम कोई भी चाहते हुए मल्लिका को रोक नहीं पाते हैं। तो ये था इस उपन्यास के पात्रों का संक्षिप्त परिचय। अब हम शुरू करते हैं अंक 1। अंक 1 को यहाँ पर 3 दृश्यों में बांटा गया है। 3 दृश्यों में बांटने से इस अंक को समझना आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि अंक 1 को किन 3 दृश्यों में बांटा गया है। पहला जो दृश्य है, उसमें मल्लिका जो कालिदास के साथ वर्षा में भीगने जाती है, वहां से आती है, अपनी माँ से बात करती है और कालिदास का एक घायल हिरण को लेकर उसके घर में प्रवेश होता है। यह अंक 1 दृश्य 1। दृश्य 2 में कालिदास जो है उस घायल हिरण को लेकर आता है, उसका उपचार करना चाहता है, राजदंतुल का आगमन होता है और अंततः मातुल का प्रवेश होता है। मातुल अर्थात वैसे तो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मामा। कालिदास जो था वह उसके मामा की बहन का बेटा था और कालिदास को मातुल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और इसीलिए उसे कालिदास से काफी लगाव भी था, परंतु कई बार वह भी कालिदास के स्वभाव से काफी नाराज हो जाता था। तो ये हमारा अंक दृश्य था। अंक 3 में मातुल जो कि वहां पर आता है और वह कालिदास से काफी चिढ़ा हुआ है और अपना गुस्सा अंबिका के सामने व्यक्त करता है। उसके बाद निक्षेप का आगमन होता है, जो मल्लिका को कालिदास को मनाने के लिए लेकर जाता है और मल्लिका उसके साथ जाती है, कालिदास को मनाकर लेकर आती है और वो किसी भी तरह से कालिदास को उज्जैन जाने के लिए मना लेती है। जब कालिदास उसकी बात मानकर उज्जैन जाने के लिए तैयार हो जाता है, वहां से चला जाता है, तब मल्लिका काफी भावुक हो जाती है। ये हमारा अंक 1 है, जिसे 3 दृश्यों में बांटा गया है। अब हम इसके एक एक दृश्य की थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं।
अंक 1, जिसमें मल्लिका और कालिदास के भीगने से लेकर कालिदास के आगमन की घटना है। नाटक की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि अंबिका अपने घर में बैठकर धान फटक रही थी। उसी समय मल्लिका बाहर से भीगती हुई घर में आती है। वो बहुत चहक रही थी, बहुत प्रसन्न थी और कुछ कुछ गुनगुना रही थी। आते ही अपनी माँ के गले लगकर और खुश हो जाती है। माँ, आज तो बहुत मजा आया, आषाढ़ का पहला दिन था, बारिश में भीगने का बात ही कुछ और था, वगैरह वगैरह। लेकिन अंबिका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वह उससे कहती है कि जाओ, उस कमरे में सूखे कपड़े रखे हैं, जाकर बदल लो। मल्लिका कहती है, ओ माँ, तुम कितनी अच्छी हो, अर्थात तुम्हें पता था ना कि मैं बारिश में भीग कर आऊंगी। अंबिका इस बात का भी कुछ जवाब नहीं देती है और चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका जाती है, सूखे वस्त्र बदल कर आती है, गीले कपड़ों को आग के पास सूखने के लिए डाल देती है और साथ ही साथ वह खुशी खुशी कोई गीत भी गुनगुना रही थी। अंबिका उसे देखकर अनदेखा करती है और उसी सपाट आवाज में उससे कहती है कि वहीं तुम्हारा शर्करा मिश्रित दूध भी रखा हुआ है, उसे भी पी लेना। मल्लिका वो बात भी नहीं सुनती है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। और फिर अचानक उसका ध्यान जाता है कि अंबिका जो है वो आज कुछ बोल नहीं रही है, काफी उदास दिखाई दे रही है। तब वो अपनी माँ से उसकी उदासी का कारण पूछती है। तब अंबिका बड़े चिंतित स्वर में कहती है कि आज हमारे गांव में वही राज्य के कर्मचारी दिखाई दिए हैं और इनका आना बहुत ही अशुभ है। ये लोग तभी आते हैं जब किसी महामारी या युद्ध की सूचना देनी होती है। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, अर्थात अंबिका के पति की मृत्यु हुई थी, तब भी यही लोग महामारी की सूचना लेकर आए थे। इसीलिए उनके आने से उसे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये लोग इस बार कौन सी बुरी खबर लेकर आए हैं। तभी बातों बातों में अंबिका मल्लिका को यह भी बताती है कि उसने अग्निमित्र नाम के ग्रामीण को उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर एक जगह भेजा था, परंतु वहां से उन्होंने इनकार कर दिया है। यह सुनकर मल्लिका बहुत नाराज हो जाती है और वह कहती है कि माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा विवाह है, इसलिए फैसला भी मेरा ही होगा। मैं जिससे चाहूंगी उसी से विवाह करूंगी, इसलिए आप अब मेरे लिए ये सब करना बंद कर दीजिए। उसी समय बाहर से कालिदास हाथों में घायल हिरण का शावक लेकर घर में प्रवेश करता है। उसे आता हुआ देखकर अंबिका धान उठाकर चुपचाप कमरे के भीतर चली जाती है। ये था हमारा दृश्य 1। अब हम बात करते हैं दृश्य 2 की। कालिदास जो कि घायल हिरण के बच्चे को लेकर घर में प्रवेश करता है, उसके शरीर पर बाण लगा हुआ था, जिसे वहां से खून बह रहा था, जिसे कालिदास ने निकाल दिया था और खून बह रहा था। और वह कालिदास जो था वह उस हिरण के बच्चे से बातें करता हुआ आ रहा था, मानो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हें दवा लगा दी जाएगी, अभी तुम्हारा उपचार कर दिया जाएगा और तुम बिल्कुल रोग मुक्त हो जाओगे, पीड़ा मुक्त हो जाओगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर वह मल्लिका से कहता है कि इसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आओ। तो वो जो शर्करा मिश्रित दूध अंबिका ने अपनी बेटी के लिए बनाकर रखा था, वही दूध लाकर वह कालिदास को पकड़ा देती है और कालिदास धीरे धीरे उस घायल हिरण के बच्चे के मुंह में वह दूध डालने लगता है। तब तक अंबिका भी वहां पर आ जाती है। तब कालिदास कहता है कि क्यों न मैं इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बिस्तर पर सुला दूं, लेकिन वह मना कर देती। अंबिका कहती है कि हमारे घरों के बिस्तर जो है वो जानवरों के सोने के लिए नहीं है। तब कालिदास उस हिरण के बच्चे से बात करता हुआ कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथों का ही नर्म बिछौना काफी अच्छा है। उसी समय बाहर से एक राजपुरुष हाथ में तलवार लिए गुस्सा होता हुआ चला आता है और आते ही वह कालिदास के हाथों में जब उस घायल हिरण को देखता है तो वह उससे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि शुक्र है कि इस बारिश के मौसम में भी खून के दाग जो थे वो अभी भी दिखाई पड़ रहे थे, जिनका पीछा करते हुए मैं तुम तक पहुंच पाया हूँ। कालिदास और मल्लिका सब उसकी तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तब वह बताता है कि वह वही राज्य कर्मचारी है जो सभी लोगों के साथ आया है और उसका नाम दंतुल है, वह राजपुरुष दंतुल है और वह शिकार के लिए निकला था जंगल में और यह हिरण जो है उसी के बाणों से आहत हुआ है।
राजपुरुष दंतुल का यह कहना था क्योंकि यह उसके बाणों से आहत हुआ है इसलिए इस पर सबसे पहला अधिकार उसी का है। लेकिन कालिदास साफ साफ कह देता है कि हमारे गांव में प्राणियों को मारना बिल्कुल मना है। हमारे गांव में प्राणी मारने के लिए नहीं होते हैं, केवल प्यार करने के लिए होते हैं। तब राजपुरुष दंतुल और कालिदास में काफी उग्र चर्चा हो जाती है। तब कालिदास कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं इस हिरण को तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो उस हिरण के बच्चे को अपनी गोद में लिए उसी बारिश भरी रात में घर से बाहर निकल जाता है। राजपुरुष दंतुल काफी नाराज हो जाता है। वह भी गुस्से में उसके पीछे निकलता है, यह कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह मेरा शिकार है और यह मैं किसी को भी लेने नहीं दूंगा। तब मल्लिका उससे कहती है, अरे वह तो महाकवि कालिदास हैं और वह किसी से डरने वालों में से नहीं है। जैसे ही राजपुरुष दंतुल मल्लिका के मुंह से महाकवि कालिदास का नाम सुनता है, वह वहीं पर रुक जाता है। आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या वह महाकवि कालिदास थे? ओह, हम इन्हीं को तो लेने के लिए उज्जैनी से आए हैं। आचार्य वररुचि अपने पूरे सैन्य बल के साथ इसीलिए आए हैं क्योंकि उज्जैनी के सम्राट ने कालिदास को महाकवि के रूप में पदासीन किया हुआ है और इसीलिए हम उन्हें उज्जैन ले जाने आए हुए हैं। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अनजाने में ही कालिदास का अपमान कर दिया। उसी समय यह कहकर वह वहां से चला जाता है और उसी समय बाहर से नाराज होते हुए चिल्लाते हुए मातुल का प्रवेश होता है। यहाँ पर दृश्य 2 खत्म होता है और दृश्य 3 शुरू होता है। बाहर से मातुल आता है, वह अंबिका को पुकारते हुए आता है। बड़ा ही नाराज दिखाई दे रहा था। वो आते ही गुस्से में अंबिका से कहने लगता है कि मैं पूरे गांव में घोषणा करवा दूंगा कि इस कालिदास से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि उज्जैनी से आचार्य वररुचि आए हैं और वे कालिदास को सम्मानित करने के लिए अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, परंतु इन महाशय ने साफ साफ इनकार कर दिया है। अंबिका कहती है, जितना मैं कालिदास को जानती हूँ वह उज्जैनी जरूर जाएगा। उसी समय वहां पर एक ग्रामीण निक्षेप आता है। वह मातुल से कहता है कि उज्जैनी से आए हुए आचार्य वररुचि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मातुल उस पर नाराज होता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें उनकी रखवाली करने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पर क्यों आए उन्हें छोड़कर? तो निक्षेप कहता है, परंतु मातुल आप ही ने तो मुझसे कहा भी था ना कि जैसे ही वह उठ जाए मैं आकर आपको जानकारी दूं, तो वह जाग गई है, मैं आपको बताने आया हूँ। मातुल कहता, मैं बेचारा अकेला कहाँ कहाँ घूमूंगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। आचार्य वररुचि जो है वो मेरे सिवा किसी और के साथ गांव के दर्शन करना ही नहीं चाहते हैं, और ये जो कालिदास है पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। कहता है जब तक लोग चले नहीं जाएंगे मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और वह इसी तरह से गुस्सा होते होते वहां से चला जाता है। जब मातुल चला जाता है तो वह जो ग्रामीण निक्षेप आया था वह मल्लिका से कहता है कि कालिदास जो जगदम्बा के मंदिर में है, और वह यह कहता है कि कालिदास ने कहा है कि जब तक ये सारे के सारे राजाधिकारी लोग वापस उज्जैनी नहीं चले जाएंगे वह जगदम्बा के मंदिर में ही रहेगा। वह यह भी बताता है कि कालिदास को इस राजकीय सम्मान का कोई भी मोह नहीं है। वह यह भी कहता है कि कालिदास को इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है और वह उसका सम्मान नहीं कर रहा है। तब मल्लिका कहती है कि ये तो बिल्कुल गलत है। तब अंबिका उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखती है। तब निक्षेप बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका को देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि कालिदास को जगदम्बा के मंदिर से मनाकर कौन ला सकता है। यह कहकर वो जब मल्लिका को देखता है तो अंबिका उससे साफ साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मल्लिका जो है वो कालिदास को मनाने नहीं जाएगी। लेकिन मल्लिका अपनी माँ की बात को अनसुना करती है और निक्षेप के साथ कालिदास को मनाने के लिए जगदम्बा के मंदिर की ओर चल पड़ती है। जैसे ही मल्लिका निक्षेप के साथ घर के बाहर जाती है, विलोम का उसके घर में आगमन होता है। अंबिका विलोम के आते ही परेशान हो जाती है और वह उसे कहती कि जब तुम जानते हो कि मल्लिका को तुम्हारा इस घर में आना जाना पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों आते हो? तो विलोम कहता है कि मल्लिका को मेरा आना जाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कालिदास को मेरा आना जाना पसंद नहीं है। विलोम अंबिका से यह कहता है
कि अभी तुम्हें पता है कि उज्जैनी से राज अधिकारी लोग कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उज्जैनी जाने से पहले कालिदास को मल्लिका से विवाह कर लेना चाहिए? क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरे प्रांत में अब कालिदास और मल्लिका को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, उनका संबंध जो है वो काफी अब बदनाम हो रहा है। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे, उसी समय में वहां पर मल्लिका और कालिदास का प्रवेश होता है और कालिदास और विलोम के बीच में इस बात को लेकर काफी बहस हो जाती है। विलोम को अपने घर में देखकर मल्लिका को भी बहुत बुरा लगता है, तो विलोम कालिदास को यह प्रश्न पूछता है कि क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि जब अब तुम्हारा उज्जैनी जाने का समय आ गया है तो तुम्हें मल्लिका को अपने साथ विवाह करके ले जाना चाहिए? कालिदास इसका कुछ जवाब देता, उसके पहले तो मल्लिका ही इसका जवाब देना शुरू कर देती है कि ये हमारा मामला है और कालिदास आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और कालिदास कहते हैं कि विलोम तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मल्लिका कहती है कि यह तो अनचाहे अतिथि की तरह कभी भी किसी के घर में घुस जाते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी इन्हें कुछ भी कहे। तब विलोम जो था वह मल्लिका की बातों का बुरा न मानते हुए कालिदास को उसके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए वहां से चला जाता है। तब मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए समझाती है और कहती है कि इतना अच्छा उसके लिए मौका आया है, इस मौके का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गांव में उसे कभी भी इतना आदर मान सम्मान नहीं मिलेगा जितना कि उज्जैनी में महाकवि बनने पर मिल जाएगा। लेकिन कालिदास जब तैयार नहीं होता है तब मल्लिका उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है और अंततः बार बार समझाने पर कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के साथ ही मल्लिका दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर रोने लगती है और अंबिका आकर उसे सांत्वना प्रदान करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अब भी ऐसे इंसान के लिए रो रही हो। तब मल्लिका रोते हुए कहती है कि नहीं माँ, प्लीज मैं उनके खिलाफ कुछ भी आपसे नहीं सुन उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। और अंबिका उसको गले लगाकर रोने लगती है। यहाँ पर हमारा अंक 1 समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।